वेलकम टू माय चैनल लिपस्टिक आलिया। बुक यहाँ पर एज यू नो कि कौन से स्टैंडर्ड की चल रही है। बुक यहाँ चल रही है क्लास 7th नंबर की। ये बुक यहाँ पर चल रही है और चैप्टर नंबर 11 उसका यहाँ पर आज हम स्टडी करने वाले हैं। जंतुओं और पादप में परिवहन की यहाँ पर बात होगी। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपका हार्ट किस तरीके से काम करता है और उत्सर्जन तंत्र हमारा किस तरीके से काम करता है। मगर ये क्योंकि बुक जो है वो 7th स्टैंडर्ड की है, तो 7th स्टैंडर्ड यानी 7वीं क्लास के हिसाब से ही इसमें टॉपिक और उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। जैसे जैसे हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे और वहां पर जो डिटेल्स है वो और आगे से ज्यादा आपको अधिक मात्रा में यहाँ पर मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हृदय और रक्त वाहिनियां है वो संयुक्त रूप से हमारे क्या बनाती है, परिसंचरण तंत्र का निर्माण यहाँ पर करती है। यहाँ पर देखेंगे कि हृदय ये है और ये जो ब्लू कलर की जो यहाँ पर आपको नसें दिख रही है, रक्त वाहिनियां जो दिख रही है, उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि जो रेड कलर की है वो उनमें शुद्ध रक्त यहाँ पर बहता है। अब ये रक्त क्या होता है? रक्त हम जानते हैं कि जनरली जब भी हमारे शरीर में कहीं कट लगता है तो वहां पर ये रक्त प्रवाहित होता है। रक्त एक तरल द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रभावित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। यानी देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था इस लाइन से वो ये पूछा गया था कि भोजन का पाचन कहाँ होता है। भोजन का पाचन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था और वहां पे आंसर था आपका, वहां पे क्या आंसर था? छोटी आंत वहां पे आंसर था और इसके साथ में ऑप्शन में आमाशय और बड़ी आंत और लीवर, तीन ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, यकृत जिसे हम कहते हैं, तीन ऑप्शन दिए गए थे और छोटी आंत यहाँ पर इसका आंसर था। फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाना भी रक्त का ही काम होता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त क्या होता है? रक्त बना होता है प्लाज्मा से। रक्त किससे बना होता है? रक्त आपका बना होता है प्लाज्मा से। रक्त में क्या पाया जाता है? रक्त में एक तो लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है जिसे हम कहते हैं आरबीसी। ठीक है, एक होती है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। रक्त में क्या क्या पाया जाता है? आरबीसी और WBC, और एक होता है प्लेटलेट्स जिन्हें हम कहते हैं बिंबाणु। ठीक है, आरबीसी क्या होती है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण हमारे जो ब्लड का जो रंग है, आपके खून का रंग है, वो लाल आपको दिखाई देता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि खून का रंग लाल दिखाई क्यों देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने से कोशिकाओं में कुशलता पूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। इसलिए जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है और उससे जो एनीमिया बीमारी होती है, उसका जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो आता है शरीर में आलस और कमजोरी। नेक्स्ट आता है आपका कि आरबीसी के बाद आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है? रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करना, यानी शरीर में जो भी रोगाणु घुस जाते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं उनकी हमारे शरीर में रक्षा करती है। नेक्स्ट आते हैं, आपका तीसरा जो पार्ट है वो है प्लेटलेट्स का है जिसे पट्टिकाणु कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है शरीर में खून का थक्का जमाना। ठीक है, रक्त का थक्का बनने के लिए जो उत्तरदायी है वो आपके ब्लड में उपस्थित क्या है? पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स यहाँ पर है। अब रक्त वाहिनियां क्या होती है? जो ब्लड को लाने और ले जाने के लिए जो नसें होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? रक्त वाहिनियां कहते हैं। ये क्या करती है? अंतर श्वसन के समय जो हमारे ऑक्सीजन फेफड़ों को मिलती है वो ऑक्सीजन इस रक्त में घुल जाती है और फिर इन्हीं रक्त वाहिनियों द्वारा सारे शरीर में पहुंचा दी जाती है और सारे शरीर से जो बचा हुआ जो अशुद्ध रक्त है वो वापस कहाँ तक पहुंचा दिया जाता है? हृदय तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये दोनों कार्य कौन करता है? रक्त वाहिनियां करती है। ये दो प्रकार की होती है, धमनी और शिरा। धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त को यानी हृदय से जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होता है उससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाती है। और जो शिरा आपकी है वो विभिन्न शरीर के जो विभिन्न हिस्से हैं वहां से जो अशुद्ध रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है
वहां से हृदय तक उसे शुद्ध करने के लिए पहुंचाती है। यहाँ पर देखिए जो धमनी है, धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की जो भित्तियां हैं वो मोटी और प्रत्यास्थ होती है। तो ये बात यहाँ पर हमने धमनी की करी। अब आपने देखा होगा कि आपकी कलाई में आपको एक स्पंद महसूस होता है, उसे कहते हैं नाड़ी स्पंद यानी नब्ज जिसे हम कहते हैं। वो नब्ज एक बार में कितनी बार धड़कती है, एक मिनट में कितनी बार वो वाइब्रेट करती है यानी स्पंदन करती है, इसे हम अपने हाथ से भी चेक कर सकते हैं। अगर हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर आप रेस्ट पोजीशन में हैं यानी बैठे हैं, तो आपकी जो ये नब्ज है वो कितनी चलेगी, 72 से 80 के बीच में, यानी 72 से 80 प्रति मिनट यहाँ पर पल्स आपकी चलती है। तो ये आप खुद चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि वही है कि हृदय की धड़कन कितनी बार धड़कती है, तो 72 से 80 के बीच में विश्राम की कंडीशन में ये बताई गई है। कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त जो ब्लड शरीर में हृदय में वापस जाता है शरीर के विभिन्न भागों से, वो शिराएं ले जाती है। शिराओं की जो भित्तियां है वो अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि देखिए हृदय से यहाँ पर धमनियों से कौन सा रक्त जा रहा है, यहाँ पर धमनियों से जा रहा है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त यहाँ से जाएगा और शिरा में क्या जाता है, अशुद्ध रक्त यहाँ पर शिरा से जाता है। ठीक है, अब ये जो फुफ्फुस धमनी होती है, इस फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ये फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। और फुफ्फुस जो सिरा है उसमें कौन सा रक्त होता है, उसमें होता है आपका शुद्ध रक्त यहाँ पर होता है। ये केशिकाएं यहाँ पर आपस में मिली होती है जिससे अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त का यहाँ पर आपस में मिलकर शरीर के विभिन्न भागों को ये ब्लड पहुंचाती है। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर में कि धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती है, जो हमने अभी यहाँ पर देखा था लास्ट में। उत्तकों में पहुंचकर वह पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं का निर्माण करती है और रक्त को हृदय में यहाँ पर ले जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये धमनी जो है ये किसमें खुलेगी, उत्तकों में खुलेगी। उत्तक जो है किसमें खुलेंगे, यहाँ पर उत्तक यहाँ पर खुलेंगे केशिकाओं में। धमनियां छोटी छोटी वाहिनियों में, वाहिनियां उत्तकों में, उत्तकों से वापस केशिकाओं में। ठीक है, और केशिकाएं वापस शिराओं में यहाँ पर इधर पहुंच जाती है। ठीक है, अशुद्ध रक्त यहाँ पर पहुंच गया। यानी यहाँ से क्या हुआ, हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से हम इस पॉइंट से शुरू करेंगे। यहाँ से शुद्ध रक्त गया शरीर के विभिन्न भागों तक, उत्तकों तक पहुंचा। उत्तकों से फिर यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, केशिकाओं का निर्माण हुआ। इन केशिकाओं द्वारा जो शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त है वो ब्लड यहाँ से ट्रांसफर हुआ। ये अशुद्ध रक्त वापस आपका किसमें गया, हृदय में गया। हृदय में ये रक्त जो है ये रक्त शुद्ध हुआ। ठीक है, ये रक्त यहाँ पे हृदय में फिर से शुद्ध होगा। ये शुद्ध रक्त यहाँ पर, यहाँ से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो इसमें मिलेगी और यहाँ से अशुद्ध रक्त जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो ये एक प्रोसेस था आपका। रक्तदान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक जो क्वेश्चन था यहाँ पर ये देखिए, फुफ्फुस धमनी जो है वो हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। ठीक है, फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। और यह जो धमनी है ये कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। यानी यह शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। जबकि फुफ्फुस शिरा जो है वो शरीर की एकमात्र ऐसी शिरा है जिसके अंदर समृद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त यहाँ पर बहता है। तो क्वेश्चन आपका सिर्फ ये यहाँ से बनता है। रक्तदान की बात की है, उसके बाद हृदय की बात करेंगे। तो हृदय जो है वो पंप के रूप में कार्य करता है और निरंतर यहाँ पर धड़कता रहता है। फिर इसके बाद में हृदय कहाँ स्थित होता है, यह वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। अपनी उंगलियों को भीतर मोड़कर अगर हम मुट्ठी बना लें तो बस इतनी मुट्ठी के आकार का ही आपका कितना हृदय
होता है, इतना सा ही इसका साइज होता है। इसके अंदर शुद्ध और अशुद्ध रक्त ना मिल जाए, इसके अंदर शुद्ध और अशुद्ध रक्त ना मिल जाए, इसके लिए क्या होता है, इसमें ये इस तरीके की एक दीवार बनी होती है। यहाँ पर देखिए, ये महाशिरा, ये महाधमनी, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त के लिए, ठीक है, और फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त के लिए। ये यहाँ पर क्लियर है। बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय, और ये दोनों रक्त नाभिले, इसके लिए यहाँ पर एक विभाजन की दीवार होती है। चलिए हम इसका प्रोसेस यहाँ पर पढ़ेंगे बुक से। ये हृदय जो है वो 4 कक्षों में बटा रहता है। मनुष्य का हृदय 4 कक्षों में बटा रहता है। नेक्स्ट कक्षाओं में हम पढ़ेंगे कि और कौन कौन से यहाँ पर जीव होते हैं जिनके हृदय अलग अलग तरीके से होते हैं। निचले 2 जो होते हैं वो निलय कहलाते हैं कक्ष, और ऊपर के 2 जो है वो आलिंद कहलाते हैं, नीचे के 2 कक्ष निलय यहाँ पर कहलाते हैं। बीच का जो विभाजन होता है वो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने नहीं देता। अब यहाँ पर इसको सबसे पहले हम हृदय के दाईं ओर से आरंभ करेंगे। हृदय के दाईं ओर से अगर हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम हृदय स्पंद की यहाँ पर बात करेंगे। हृदय के कक्ष की भित्तियां जो है वो पेशियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेशियां। ये पेशियां संकुचन और विश्रांति यानी थोड़ी देर फैलती है, फिर सिकुड़ती है, फिर फैलती है, फिर सिकुड़ती है। तो इस तरीके से क्या बनती है? आपकी हार्ट बीट बनती है, ठीक है, इस तरीके से हार्ट बीट बनती है, और ये हार्ट बीट आपकी लाइफ टाइम चलती है। अगर आपको हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही, मतलब आप जिंदा नहीं है। अपने वक्ष की बाईं तरफ अगर हाथ रखेंगे, अगर आप लेफ्ट साइड में आपका हाथ रखते हैं तो आपको ये धड़कन महसूस होती है, जो कि लबडब लबडब आपको सुनाई देती है। स्टेथोस्कोप जो है वो हमारी इस हृदय स्पंद को सुनने का और मापने का काम यहाँ पर करता है। तो ये जो यंत्र डॉक्टर कानों में लगा के हमारी धड़कन को सुनता है, उसको क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। जो स्टेथोस्कोप है वो ध्वनि को आवर्धित युक्ति के रूप में यहाँ पर काम लेते हैं। फिर इसमें क्या होता है, इसको हम चेस्ट पे लगाएंगे। चेस्ट पर लगाने से ध्वनि हमें जो है वो कानों में सुनाई यहाँ पर देगी। तो ये एक स्टेथोस्कोप की बात थी। स्टेथोस्कोप घर पे कैसे बनाया जा सकता है, उसे बनाने का यहाँ पर एक तरीका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है इसके बाद में, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने 1578 से 1657 के बीच का इनका टाइम पीरियड रहा है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। इन्होंने कहा था कि रक्त जो है शरीर के विभिन्न वाहिनियों में दोलन करता है। जब इनकी बात सही नहीं मानी गई थी, मगर जब तक वो जीवित थे, बाद में ये चीज जो है डेवलप हो चुकी थी कि ऐसा सच में होता है, और उनके विचार को मान्यता बाद में मिल गई थी। ये जो कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पर रखा कि रक्त जो है विभिन्न वाहिनियों में परिसंचारित होता है, यानी सर्कुलेटर होता है, परिसंचारित होता है, इसलिए उनका नाम ही क्या दिया गया था? सर्कुलेटर दिया गया। और यहाँ पर जब इस सिस्टम की ब्लड सर्कुलेशन की खोज की गई, तो इसलिए इसका नाम जो रखा गया वो रक्त परिसंचरण ही रखा गया। अब ये तो इंसानों की बात थी कि वहां पर उनका हृदय जो है इतना डेवलप होता है कि जिसमें 4 कोश होते हैं। कितने कोश होते हैं? 4 कोश इंसानों के हृदय में होते हैं। मगर जो एक कोशिकीय की जीव है, क्या उनके शरीर में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। स्पंज और हाइड्रा जो जीव है, जो एक कोशिकीय है, उसमें क्या होता है कि जो जल है, जिस जल में वो रहते हैं, वो जल उनके शरीर में चला जाता है, भोजन और ऑक्सीजन की वो पूर्ति करता है। फिर जब जल बाहर निकलता है तो उसी के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन किस तरीके से होता है? शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च श्वसन के प्रक्रम, यानी जब हम सांस बाहर निकालते हैं, उसके द्वारा निकलती है। इसी तरीके से जो खाना है, जो अपचित भोजन लास्ट में रह जाता है, वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारा शरीर जो है वो अपशिष्ट पदार्थों को समय समय से हमारे शरीर से बाहर निकालता रहता है। ये जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्सर्जन तंत्र का यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम मानव उत्सर्जन तंत्र की यहाँ पर बात करेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले बात होती है वृक्क यानी गुर्दों की।
गुर्दों में क्या होता है, रक्त कोशिकाएं होती हैं। जब रक्त दोनों वृक्कों में यानी गुर्दों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों पदार्थ होते हैं। यहाँ रक्त क्या करता है, उपयोगी पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है पुनः रक्त में, और जो कि अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मूत्र के रूप में बाहर आ जाता है। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र कहाँ जाता है, मूत्राशय में चला जाता है, और ये मूत्राशय से बाहर निकल जाता है। मूत्राशय क्या होता है, पेशीय नली से जुड़ा होता है, जिसमें संकुचन के द्वारा ये मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो वृक्क है वो किस कलर के हैं, ब्राउन कलर के आपके ये वृक्क है, सेम के बीच की आकृति है इनको, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, किडनी बीन्स भी इनको कहा गया है। किडनी बीन्स इन्हीं वृक्क यानी गुर्दों को आपके कहा गया है। यहाँ से जो अनुपयोगी जो लिक्विड है आपका वो यहाँ आ जाता है, उसके बाद मूत्रवाहिनी से यहाँ मूत्राशय में पहुंचता है और मूत्रमार्ग के द्वारा मूत्र रंध्र से पेशीय संकुचन के द्वारा यहाँ पर बाहर निकल जाता है। ये तो था आपका कि जो अपशिष्ट पदार्थ मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखिए आप कि जो वयस्क व्यक्ति है 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। कितना करता है, 1 से 1.5 लीटर, जिसे आप मान सकते हैं, यानी 24 घंटे में आप 1 से 1.5 लीटर आप टॉयलेट करते हैं। उसमें 95% जल होता है। टॉयलेट का मतलब यूरिया नहीं होता है, टॉयलेट में 95% तो जल होता है, सिर्फ आपका 2.5% यूरिया यहाँ पर होता है, और जो 2.5% है वो आपका अन्य अपशिष्ट पदार्थ होता है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये आप देखिए। नेक्स्ट उत्सर्जन आप और किस तरीके से करते हैं, तो गर्मियों में जो आपका पसीना आता है वो भी एक तरीके का उत्सर्जन है। यहाँ पर देखेंगे कि जो पसीना आता है उसमें लवण की मात्रा होती है, और पसीना हमें क्यों आता है, पसीना आने से हमारे शरीर का तापमान क्या होता है, सामान्य बना रहता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है, अगर वृक्क जो है, हमारे गुर्दे जो है यानी किडनी जब फेल हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एक कृत्रिम तरीके से वहां से रक्त को छानने की विधि को अपनाते हैं। तो वो जो प्रोसेस है आपका वो क्या कहलाता है, अपोहन यानी डायलाइसिस कहलाता है। डायलाइसिस क्या है, कृत्रिम रूप से आपके मूत्र को छानना, रक्त से जो है उपयोगी पदार्थों को ऑब्जॉर्व करके अनुपयोगी पदार्थों को हटाना, डायलाइसिस कहलाता है। डायलाइसिस कहाँ काम आ रहा है, डायलाइसिस आपका वृक्क में यहाँ पर काम आ रहा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है इसी के अंदर परिवहन की यहाँ पर बात हो रही है। जंतुओं में शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मछली जो है वो अपशिष्ट पदार्थों के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करती है। मछली अपशिष्ट पदार्थों के रूप में किसका उत्सर्जन करती है, अमोनिया का उत्सर्जन यहाँ पर करती है। जबकि जो आपके जो एविस और रेप्टाइल है यानी पक्षी, छिपकली और सर्प है, रेप्टाइल प्लस एविज यानी पक्षी वर्ग और जो रेंगने वाले कीड़े जीव जंतु हैं वो उत्सर्जन के तौर पर क्या निकालते हैं, अर्धघन यानी सेमी सॉलिड पदार्थ यहाँ पर निकालते हैं। और ये जो सेमी सॉलिड पदार्थ है ये किसका होता है, यूरिक अम्ल का बना होता है। ठीक है, जो पक्षी, छिपकली और सांप है वो किसको निकालते हैं, यूरिक एसिड को निकालते हैं। और आदमी उत्सर्जन किसका करता है, यूरिया का यहाँ पर उत्सर्जन आदमी करता है। तो इस टॉपिक में देखेंगे कि मछली किसका उत्सर्जन कर रही है, मछली अमोनिया का उत्सर्जन कर रही है। ठीक है, पक्षी वर्ग और जो आपका रेप्टाइल्स है, ठीक है, ये किसका उत्सर्जन कर रहे हैं, ये यूरिक एसिड का आपके उत्सर्जन कर रहे हैं। और जो मनुष्य है वो किसका उत्सर्जन करता है, वो यूरिया का उत्सर्जन यहाँ पर करता है। अब पादपों में पदार्थ का परिवहन किस प्रकार से होता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो इतनी देर तो इंसानों की बात की थी, अब पादपों में भी, क्योंकि पादप भी सजीव जगत के ही हिस्से हैं। पादपों की यहाँ पर बात करें तो जो जड़ें हैं वो मृदा से जल, खनिज और पोषक लवणों का अवशोषण कर उन्हें पत्तियों तक पहुंचाती है। और पत्तियों का काम क्या होता है, जल और कार्बोहाइड्रेट वातावरण से लेकर और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को यहाँ पर संपन्न कराती है पर्णहरित की सहायता से। जब जीव का जो भोजन का विखंडन होता है तो उससे ऊर्जा का
ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है और ये ऊर्जा ग्लूकोज के विखंडन के कारण ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है कि मनुष्य में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो किसके विखंडन के कारण उत्पन्न होती है? तो ग्लूकोज के विखंडन के कारण यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल जो क्रियाविधि है उनको संपन्न करने में यहाँ पर काम लेती है। अब हम ये देखेंगे कि पादपों में ये चीज किस तरीके से काम आती है और पादपों में सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है। पादप की जो जड़ है वो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। मूल में क्या होते हैं? मूल रोम होते हैं। और ये जो मूल रोम है वो जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतःग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। मूल रोम जो है वो मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो जल और खनिज लवण अवशोषित किए हैं जड़ ने, वो किस तरीके से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो पौधे के विभिन्न भागों तक जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है जिन्हें वाहिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहिकाएं कहते हैं। वाहिकाएं जो है विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जिन्हें संवहन उत्तक कहते हैं। तो वाहिकाएं किसकी बनी होती है? वाहिकाएं संवहन उत्तक की बनी होती है। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक यहाँ पर कहते हैं। तो जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप में जो संवहन उत्तक होता है उसे जाइलम यानी दारू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि जड़ ने जो अवशोषित किया और पौधे के विभिन्न भागों तक यानी उसके पत्तियों तक पहुंचाया। किसने पहुंचाया? किन वाहिकाओं ने पहुंचाया? तो जाइलम के थ्रू वाहिकाओं ने पहुंचाया। अब यहाँ पर जल तो पत्तियों तक पहुंच गया। पत्तियों ने जो भोजन का संश्लेषण किया, ठीक है, पत्तियों ने जो भोजन का संश्लेषण किया उसके लिए जो संवहन उत्तक काम में आता है वो आता है फ्लोएम। पत्तियों ने जो भोजन संश्लेषित किया उसके लिए संवहन उत्तक कौन सा काम आता है? फ्लोएम। तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि जाइलम, जाइलम से जल, जल से जड़। ठीक है, जाइलम जल जड़। और फ्लोएम की यहाँ पर बात होगी तो फ्लोएम को हम सीधा सा बात करेंगे फूड। ठीक है, जो बना हुआ भोजन है वो कहाँ तक पहुंच रहा है? समस्त हिस्सों तक यहाँ पर पहुंच रहा है। यहाँ पर देखो ये जो दिखा रखा है जाइलम की, यहाँ पर ये वाहिकाएं छोटी छोटी यहाँ पर दिखा रखी है जिसके द्वारा जल जो है वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ये ब्लू वाला जो डॉटेड है, ये ब्लू डॉटेड किसके लिए है? ये जाइलम के लिए है। जाइलम, जाइलम जड़ से जा रहा है जल। और ये जो रेड फ्लो हो रहा है ये किसके लिए है? फ्लोएम के लिए है। ये रेड फ्लो फ्लोएम के लिए है। और यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से फूड आ रहा है आपका, नीचे आ रहा है फूड। नेक्स्ट इसमें आपकी एक्टिविटी देखेंगे हम। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो पदार्थों में भोजन का परिवहन करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमने किसी पौधे में अगर हमने यहाँ रेड कलर के पानी में अगर किसी पौधे को रखा है तो थोड़ी देर बाद उसकी पत्तियों में भी रेड रेड डॉट दिखने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो पानी है वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। सूर्य की उपस्थिति में जब पानी भाप बनकर उठ जाता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है, तो यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया यहाँ पर कहलाती है। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित होता है। यानी पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। अब यहाँ जो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, इससे पत्तियों में क्या होता है? एक चूषण अभिकर्षण यानी एक खींचने वाला यहाँ पर बल विकसित होता है
जैसे कि आप स्ट्रॉ से जो पानी खींचते हैं, ठीक उसी तरीके से एक फोर्स यहाँ पर लगता है, जिससे क्या होता है कि कहीं जो पेड़ बहुत अधिक ऊंचे होते हैं उनमें भी ऊंचाई तक, यानी इसी अभिकर्षण या इसी फोर्स के द्वारा, इस खिंचाव के द्वारा जल की आपूर्ति होती है, बहुत अत्यधिक ऊंचे और बड़े पेड़ों में अत्यधिक ऊंचाई तक। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर था। इसके हम फटाफट से मल्टीपल क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हमने आज देखा कि परिसंचरण तंत्र में कौन कौन काउंट होगा, हृदय और रक्त वाहिनियां दोनों काउंट होगी। शरीर में धमनी और शिराएं होती है। धमनियां शुद्ध रक्त के लिए और शिराएं जो है अशुद्ध रक्त के लिए यहाँ पर कार्य करती है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त के लिए। रक्त में आरबीसी होता है जो कि रक्त का रंग लाल रखता है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, और जो पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स हैं वो खून का थक्का बनाने के कारण, प्लेटलेट्स जो है वो खून का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। हृदय की जो धड़कन है वो 70 से 80 बार धड़कती है, जिसे हम नब्ज कहते हैं, और हम ये कलाई के यहाँ महसूस आराम से कर सकते हैं, या फिर अपने जो शरीर है उसका जो चेस्ट है उसके बाएं सिरे पर हाथ रख के भी हम इस चीज को महसूस कर सकते हैं। धमनियां हृदय से शरीर के सभी भागों में रक्त ले जाती है, और जो शिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त को वापस हृदय में लेकर आती हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का जो प्रक्रम है वो उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क, 2 मूत्र वाहिनियां और एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। लवण और यूरिया जल के साथ, लवण और यूरिया जल के साथ सफेद पसीने के रूप में बाहर निकलता है। मछलियां अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है, जो कि सीधे जल में घुल जाता है। पक्षी जो है वो सेमी सॉलिड के रूप में यूरिक एसिड उत्पन्न यहाँ पर करते हैं, और मानव जो है वो क्या उत्पन्न करता है, यूरिया यहाँ पर उत्सर्जित करता है। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। ठीक है, पादप द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं, और विभिन्न भागों में भोजन का जो परिवहन है वो फ्लोएम संवहन ऊतक के द्वारा किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा रंध्रों से वाष्प रूप में जल का बड़ा ह्रास होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही एक बल का निर्माण होता है, जिसके कारण मूल के द्वारा जो जल अवशोषित किया गया है वो बड़े बड़े पेड़ों में भी उनके ऊपरी सिरे तक के पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। रंध्र की अगर बात करें तो रंध्र जो है हमारे यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। जाइलम जल का अवशोषण करता है। मूल रोम जो है वो यहाँ पर जल का परिवहन करते हैं, और फ्लोएम जो है वो भोजन का परिवहन यहाँ पर करते हैं। हृदय से रक्त का सभी शरीरों में जो परिवहन है वो रक्त वाहिनियों द्वारा होता है। ठीक है, रक्त वाहिनियों द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन आपके आरबीसी में पाया जाता है। धमनी और शिराएं रक्त वाहिनियों के केशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी रहती है, केशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी रहती है। हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन क्या कहलाता है, स्पंदन कहलाता है, जिसे हम धड़कन कहते हैं या नब्ज कहते हैं। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद क्या है, यूरिया मानव शरीर उत्सर्जित करता है, मगर देखने वाली बात यह है कि इसमें 95% जो है वो जल होता है, मात्र 2.5% आपका उसमें यूरिया होता है। पसीने में जल के साथ में लवण, लवण के साथ में यूरिया भी उपस्थित यहाँ पर होता है। वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल पहुंचाने के कार्य में वाष्पोत्सर्जन द्वारा इस बल का चूषण अभिकर्षण बल का निर्माण यहाँ पर होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। जल जाइलम जड़। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। मूल जो जल को अवशोषित करेगी, कब करेगी, अवशोषण की दर वैसे तो मूल की कब होती है, बढ़ती है, जब उसे अगर आप धूप में रखेंगे। ठीक है, धूप में रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा जल अवशोषित करेगी, और
वहां पर उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जितनी ज्यादा होगी उतनी ही अवशोषण की दर वहां पर होगी। मगर इसमें आंसर जो आपका है ये जस्ट बोलता है पानी, अगर आप पॉलिथीन की थैली को ढककर उसमें रख देंगे तो उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाएगी और अवशोषण की दर बढ़ जाएगी। पादप अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? क्योंकि पदार्थों का परिवहन होगा तभी वहां से क्या होगी, हमें ऊर्जा मुक्त होगी और उसी ऊर्जा से हमारे दैनिक जीवन का कार्य संपन्न होगा। पट्टिकाणु हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने के काम आता है। रंध्र जो है पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन दोनों के गैस विनिमय के लिए भी सहायक है। रक्त के घटक कौन से हैं? तो रक्त के घटक आपके आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं और प्लेटलेट्स हैं। शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? तो शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। लाल रंग का रक्त दिखाई देता है आरबीसी किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण ये दिखाई देता है। हृदय का कार्य क्या है? शरीर को रक्त को शुद्ध करना, रक्त को शुद्ध करना यहाँ पर शरीर का कार्य है। अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करना आवश्यक है क्योंकि यदि हम अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित नहीं करेंगे तो वो हमारे शरीर में क्या हो जाएंगे, नुकसान करेंगे हमारे शरीर को। ब्लड ग्रुप की यहाँ पर बात करें तो ब्लड ग्रुप हमने पहले भी पढ़ा था, कितना होता है? ए बी और ओ, ए बी। ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होता है। ठीक है, 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, इनके एंटीजेंस के आधार पर फिर इन्हें ओ बी प्लस, ओ बी ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ये इस तरीके से ब्लड ग्रुप होते हैं। ईसीजी क्या करती है? यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है तो ईसीजी से उसे चेक किया यहाँ पर जाता है। ब्लड डोनेशन, यहाँ पर रक्तदान के लिए इस पैराग्राफ में बात की गई है कि रक्तदान क्या होता है, हमें समय समय पर करते रहना चाहिए क्योंकि हर 3 महीने में हमारी जो है आरबीसी स्वतः ही खत्म हो जाती है और नई रेड ब्लड सेल्स का निर्माण यहाँ पर होता है, जिसके कारण हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 11 था। नेक्स्ट इसको हम चैप्टर नंबर 12 में हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।